दोस्तों, क्या आप लोगों को इन मेढकों की टरटराहट और बारिश की छमछमाहट सुनाई दे रही है? मुझे यह आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने खेतों में धान की रोपाई की थी और बारिश नहीं हो रही थी। तो यदि बारिश नहीं होती तो हमारे जो धान है वह सूख जाते हैं और हमारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी कष्टदायी होता है, क्योंकि भोजन हमारा आधार है, भोजन हमारे अस्तित्व का आधार है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ NCERT क्लास 6 के साइंस का अध्याय 1, जिसका नाम है भोजन ये कहाँ से आता है, यानी कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले भी जानकारी दी थी इसकी कि हम NCERT के पुस्तकों का अध्ययन करने वाले हैं और सामान्य रूप से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विज्ञान और सामान्य विज्ञान के विषयों को। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा पहला चैप्टर प्रारंभ हो रहा है और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पहला चैप्टर समझ में आए और इसलिए आप आगे हमारे साथ जुड़े रहें। तो क्लास 6 हम शुरू करते हैं और जो विषय होगा वह साइंस यानी कि विज्ञान होगा और अध्याय 1 होगा। इसका नाम है भोजन। क्या आप समझ सकते हैं कि क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर भोजन क्यों दिया गया? क्या कोई और टॉपिक नहीं हो सकता था? तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि NCERT इस बात पे विचार कर रही हो कि हम भोजन को ही क्यों शामिल करें क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर में। तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, या फिर सामान्य ज्ञान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जब हम क्लास 6 में पहुंचते हैं, यानी कि जब कोई विद्यार्थी क्लास 6 में पहुंचता है तो वह कहीं ना कहीं अब सामाजिक हो रहा होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी अपनी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और वह समय होता है क्लास 6 से 7th या 8th, जब हम इन क्लासों में पहुंचते हैं तो अब हमारा प्रवेश कहीं न कहीं वास्तविक समाज में हो रहा होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि NCERT सबसे पहले ये बताना चाहती हो कि जो मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, सबसे भौतिक मूलभूत आवश्यकता जो भोजन है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इसकी कद्र कर सकें और जान सकें कि कितनी मेहनत से या फिर किस प्रकार से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम यह चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम देखिए, इन्हें हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि कई सारे मुख्य हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके तहत हम इसके विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वह है विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि फूड वैरायटी। इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इडली, डोसा, सांभर, चिकन कड़ी, फिश कड़ी, पापड़ आदि इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यदि मैं ना लिखता तो ये पूरा वाइट बोर्ड विभिन्न प्रकार के पकवानों से भर जाता। क्या आप लोग को पता है कि कितने प्रकार के पकवान यहाँ पे मौजूद हैं? यदि हम 50 साल पहले की बात करें तो हो सकता है कि हम कुछ बस लोकल्स फूड के बारे में बता पाते हैं, या फिर कुछ विभिन्न राज्यों के, जो कि आपके राज्य के अगल बगल के जो राज्य हैं, उन पकवानों के बारे में बात कर पाते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के दौर के बाद भोजन के बारे में यदि हम सूची बनाना प्रारंभ करें तो हो सकता है कि कई सारे पृष्ठ उससे भर जाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम केवल अपने राज्य के या फिर लोकल भोजन ही आजकल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पकवान मौजूद हैं जो दूसरे राज्यों के हैं या फिर कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि हम जब बात करेंगे इडली, डोसा, सांभर की, तो ये सब दक्षिण भारत के भोजन हैं। या फिर हम पास्ता की बात करें तो इटालियन फूड में आते हैं, चाउमीन की बात करें तो चाइनीज़ फूड हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम फूड यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात यह है कि जैसे इन सभी चीज़ों को, ये सब एक पकवान के रूप में है। अब पकवान क्या होता है? तो पकवान एक तरह से बहुत सारे सामग्रियों को इकट्ठा करके उन्हें एक कढ़ाई में या फिर किसी फ्राई पैन में मिक्स करके उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसके बाद जो निर्माण होता है वह पकवान होता है।
अब जैसा कि आप मान सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सामान्य रूप से यदि चावल की बात करें तो इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपसे बता दूं, चावल बनाने के लिए सामान्य रूप से हमें बस कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम दाल की बात करेंगे तो आपको पता है कि दाल को बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की दालें चाहिए। इसमें पानी की आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है, हल्दी की आवश्यकता होती है। ये बस कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं। लेकिन यदि आपका मन कर रहा है कि हम फ्राइड दाल खाएं तो उसमें आप विभिन्न प्रकार के और भी खाद्य पदार्थ डाल सकते हैं, जैसे कि टमाटर, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, धनिया की पत्तियां हो गई, जीरा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया। विभिन्न प्रकार से आप दाल बना सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का भोजन करना चाहते हैं। रोटी में की बात की जाए तो रोटी आटे और पानी को गूंथ कर बनाया जाता है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियां बनाने के लिए बहुत सारे मसालों, तेल, नमक, हल्दी और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भोजन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस अकेले ही खा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फल होते हैं, उन फलों को, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उन फलों को बस धुलिए और खा लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप धुलिए और खा लीजिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बस साबुत ही, बिना किसी विधि विधान या बिना किसी पकवान के ही उसे हम खा सकते हैं आराम से। पर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनके अंदर हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ को मिलाकर उन्हें तैयार करते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है खाद्य सामग्री और उसके स्रोत, यानी कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो यदि मैं सवाल पूछूं आप लोगों से कि भोजन के स्रोत क्या हैं, यानी कि वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ आधुनिक बच्चों का जवाब हो कि जोमेटो या फिर स्विगी या फिर डोमिनोज़ वाले हमें भोजन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जब आप इसके गहराई में जानेंगे और जब आप किसानों के खेतों में जाएंगे तो आपको कुछ अन्य ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप लोग को आधारभूत जानकारी प्राप्त होगी और ये पता चलेगा कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है। और यहाँ पे देखिए, खाद्य सामग्री और उसके स्रोत में जो दो मुख्य बिंदु है वो ए है पादप स्रोत, यानी कि प्लांट सोर्सेज, और जंतु सोर्स, यानी कि एनिमल सोर्सेज। इससे हमें पता चलता है कि जो हमें खाद्य पदार्थ जो भी हम ग्रहण करते हैं वो उसका जो मुख्य स्रोत है वो पादप स्रोत है, यानी कि प्लांट्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है या फिर जानवरों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यदि हम इसके और गहराई में जाना चाहें तो पादप स्रोत में मुख्य रूप से हमें सब्जियां हो गई, फल हो गए या फिर विभिन्न प्रकार के अनाज प्राप्त होते हैं। यदि हम जंतु स्रोत की बात करें तो यहाँ पे दूध, मांस, मछली, अंडा आदि हमें प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि आहार के रूप में हम जो लेते हैं उनमें इन दोनों का योगदान होता है। पादपों का, यानी कि पौधों का योगदान तो होता ही है, साथ में जानवरों का योगदान भी होता है। बहुत सारे जानवरों का प्रयोग हम उसके मांस के रूप में करते हैं। मछलियों को खाते हैं हम, अंडे का सेवन करते हैं, बहुत सारे पक्षियों के अंडे का, सामान्य रूप से मुर्गियों के अंडे का हम सेवन करते हैं। दूध, बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो दूध देते हैं और हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से यदि प्रसिद्ध जानवरों की बात की जाए तो उसमें गाय हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई या फिर भैंस हो गए। इन सभी जानवरों के दूध का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके मांस का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि बकरी हो गई या फिर मुर्गे हो गए या फिर बहुत सारे जानवर। ये तो अलग अलग परंपरा या फिर अलग अलग कल्चर की बात है कि लोग क्या खाना पसंद करते हैं। यदि हम चाइना की तरफ जाएं तो और ये पता लगाने की बात करें कि वहाँ पे किन किन जानवरों को खाया जाता है, तो हो सकता है कि बहुत जटिलता इसमें आ जाए, क्योंकि वहाँ पे न जाने क्या क्या खाया जा सकता है। वहाँ पे न जाने कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। इसके बारे में हम ना बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जान गए होंगे, यानी कि खाद्य सामग्री और उसके जो स्रोतों में जो दो मुख्य स्रोत हैं वह पादप स्रोत हैं और जंतु स्रोत हैं। तीसरा जो हमारा हेडिंग है वह है भोजन के रूप में पौधों के भाग। यदि सामान्य प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भोजन के रूप में हम पादपों के कौन से भाग को खाते हैं, तो यदि आप थोड़ी देर सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग हम सभी भाग खाते हैं। जी हाँ दोस्तों,
ये बात अलग है कि हम विभिन्न प्रकार के पौधों के अलग अलग भाग को खाते हैं जो खाने योग्य होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम पौधों के किसी खास या विशेष भाग को ही खाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि यदि हम जड़ की बात करें तो जड़ के रूप में मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया आदि, ये सभी जड़ होते हैं और इसे हम बड़े ही धड़ल्ले से खाते हैं और बड़ा ही अच्छे लगते हैं। ये सभी के सभी लगभग सलाद के तौर पे हम प्रयोग में लाते हैं। तना की बात करें तो तना भी हम खाते हैं। अब तना किस किस के खाते हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब एक प्रकार के तने के यानी कि पौधे के तने होते हैं जिनका सेवन हम करते हैं। वहीं हम बात करें पत्तियों का तो पत्तियों में पालक, सरसों, गोभी, मेथी आदि हो गया। अब आप सोचेंगे कि सरसों का भी पालन करते हैं क्या, सेवन करते हैं हम भोजन के रूप में? तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना है पंजाबियों में काफ़ी फेमस है कि सरसों दी साग और मक्के दी रोटी, तो ये उसी सरसों दी साग की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हमें ये पता चलता है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम एक या दो से अधिक भागों को भी खा सकते हैं। अब इसमें ही देख लीजिए सरसों मुख्य रूप से एक तिलहन का पौधा होता है जिसे हम तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यह एक छोटे पौधे के रूप में होता है तो इसके साग के रूप में भी हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। गोभी, यहाँ पे जो गोभी है वो पत्ते गोभी की बात की जा रही है। मेथी यानी कि ये देखिए पालक हो गया, सरसों हो गया, मेथी हो गया, इन सभी को मिक्स करके भी साग बनाया जाता है, काफ़ी टेस्टी होता है। शायद आप लोग खाए हों या फिर आप लोगों की जो माताएं हैं इन्हें बनाती हों, हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन उनसे कभी पूछिएगा कि क्या इन्हें मिक्स करके इस तरह के साग बनाए जा सकते हैं। ये काफ़ी सेहतमंद और पौष्टिकता से भरी हुए भोजन होते हैं। अब इसी के साथ हम और आगे जब बढ़ेंगे तो फल की बात कर लेते हैं। तो फलों में हम देखिए सामान्य तौर पे फल हमें पता ही है, सेब, आम, अमरूद, केले आदि का सेवन करते हैं। पेड़ों के भागों की बात करें तो फूल की यदि बात करें कि हम पौधों के फूलों को भी खाते हैं, तो यहाँ पे देखिए केले का फूल हम सेवन कर सकते हैं और कद्दू का फूल हम सेवन कर सकते हैं। केले का फूल, जैसा कि आप लोग देखते हैं जब केले के पेड़ में जब केला लगता है तो पहले वहाँ पे फूल निकलता है जो ऐसे मतलब इस शेप में रहता है और उसमें बहुत सारे, जब उसको आप ऊपर से ऐसे उसको निकालेंगे तो उसमें देखेंगे आप येलो कलर के बहुत सारे इतने बड़े बड़े फूल दिखाई देंगे। उसका भी सब्ज़ी बना के खाया जाता है। हालांकि मैंने भी एक बार इसका प्रयोग किया था और उसे बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वह काफ़ी कड़वा लग रहा था। अब हो सकता है कि मुझे उसे बनाने की विधि ना आती हो, इसी कारण वह ऐसा लग रहा था। कद्दू के फूल का भी प्रयोग हम बहुत धड़ल्ले से करते हैं। इसका जो पकौड़ी बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं कि कद्दू के फूल का पकौड़ी बनाया जाता है, जिसे बेसन में लपेट कर तेल में तल के खाया जाता है। बहुत टेस्टी और कुरकुरा होता है, आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। और बीज की बात करें तो बीज के रूप में हम लोग गेहूँ, चावल, दाल आदि हो गए, इन्हें बीज के रूप में हम सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह जान पाते हैं कि पौधे का बहुत सारा हिस्सा, लगभग सभी हिस्सा हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, बशर्ते वो पौधे के गुण के ऊपर निर्भर करता है कि पौधा किस चीज़ का है और कौन सा अंग उसका हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब अपने ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं और चौथे भाग की ओर चलते हैं, यानी कि जो चौथा हेडिंग है वह अंकुरित बीज और शहद है। तो हम बात करते हैं अंकुरित बीज और शहद के, यानी कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ में हम इस्तेमाल करते हैं जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या फिर कुछ जिसे अलग तरह से ही खाया जा सकता है। जैसे कि अंकुरित बीज की बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से चने और मूंग के दाल का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो मूंग का दाल होता है, तो जो साबुत मूंग होता है उसे हम भिगो कर खा सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें हम चने और मूंग को यदि पानी में कुछ समय के लिए रख दें, लगभग 12 या 13 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए भी, और बाद में उसे पानी से छान कर यदि उसे हम किसी कपड़े में रख दें ढक कर, तो हम देखेंगे कुछ घंटों बाद उसमें सफ़ेद रंग का कुछ निकलना प्रारंभ कर देगा उन बीजों से। यह मुख्य रूप से उसका अंकुरण कहलाता है कि अब बीजों का अंकुरण हो गया है। असल में जब हम बीजों को सुखा कर रख देते हैं तो
उनमें जीवन मौजूद होता है, लेकिन वह निष्क्रिय हो जाते हैं। उनके बहुत सारे अंग जो होते हैं वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं, उसके जो भ्रूण होते हैं वो भी निष्क्रिय पड़े रहते हैं। लेकिन जब उन्हें विशेष तापमान और जल प्रदान किया जाता है तो वह फिर से सक्रिय हो जाते हैं, और जब वो सक्रिय हो जाते हैं तो फिर वह अंकुरित होते हैं और वह तैयार हो जाते हैं एक पौधा बनने के लिए। लेकिन हम कहाँ बनने देते हैं उन्हें, हम तो बस उनमें कुछ मसाले डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंकुरित बीज में चने और मूंग के दाल को जो अंकुरित हैं उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दें, थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दें, नींबू उसमें डाल दें और सभी को मिक्स करके खाएं तो कितना टेस्टी लगता है। और ये काफ़ी एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बढ़िया भोज्य पदार्थ के रूप में होता है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिकता से भरा हुआ होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं हम शहद की। तो शहद किस प्रकार से तैयार होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मधुमक्खियाँ होती हैं जो शहद का निर्माण करती हैं। अब इसमें होता यह है कि फूल जो होते हैं वह वर्ष के कुछ ही महीनों में उपलब्ध हो पाते हैं। अब मधुमक्खियों का जो भोजन होता है वह शहद ही होता है। तो मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से ये जो शहद है इनका प्राइमरी भोजन नहीं है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह मुख्य रूप से जो फूल के मीठे रस होते हैं उनका सेवन करती हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फूल होते हैं वो हमेशा मौजूद नहीं होते हैं, वह साल के बस कुछ ही महीनों में मिल पाते हैं। तो होता यह है कि जब फूल का अभाव हो जाएगा तो वह आखिर खाएंगे क्या। तो इसलिए वो अपने छत्तों में फूल के जो मीठे रस होते हैं उनको इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं, शहद के रूप में उन्हें इकट्ठा करते हैं। और फिर हम धीरे से जाते हैं और उनके शहद को चुरा कर लाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वह उनका भोजन होता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मानव जाति है। और सबसे बड़ी बात है कि मानव जाति ही नहीं, प्रकृति में ऐसे कई सारे जानवर हैं जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दूसरे जानवरों का सेवन करते हैं या फिर दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यह प्रकृति में खुद को बचाए रखने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। बेहतरीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मजबूरी भरा तरीका कह सकते हैं इसे। चलिए हम बात करते हैं 5वें नंबर की, यानी कि जंतु क्या खाते हैं, यानी कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। हमने तो अभी तक बात की मनुष्य जाति की, लेकिन यदि आप अपने आसपास से विभिन्न जानवरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न जानवर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। मुख्य रूप से यदि आप भैंस को देखे होंगे, कुछ पालतू जानवरों की बात कर लेते हैं। जैसे यदि हम भैंस की बात करें तो भैंस क्या खाती है, भैंस घास हो गया, खली, अनाज, भूसा, पत्ती आदि खाती है। बिल्लियों की बात करें तो बिल्ली छोटे जंतु जैसे कि चूहे हुए हो गए, पक्षी, दूध, पके अनाज आदि खाती है। चूहा की बात करें तो अनाज, सब्जियां, फल आदि को कुतर के खा जाता है। और शेर की बात करें तो यह केवल एक चीज़ खाता है, वह है मांस। हालांकि जब कभी कभी इसे कब्ज होता है तो ये भी घास का सेवन करता है। तो हमें पता चलता है कि विभिन्न जानवर विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। यदि मैं जानवरों के रूप में यहाँ पे मनुष्य लिख दूँ तो मनुष्य बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाता है। हालांकि हम यह कहते हैं कि क्या तुम जानवरों की तरह क्यों खा रहे हो, लेकिन खाने की दृष्टि से देखा जाए और मनुष्य जितने प्रकार के आहार लेता है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जानवर इस भाव से हम मनुष्य ही होंगे। चलिए बात करते हैं 3 प्रकार के जानवरों के, यानी कि भोजन के संदर्भ में। मुख्य रूप से 3 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पहला है शाकाहारी जंतु यानी कि हेर्बिवोरस, और दूसरा है मांसाहारी जंतु यानी कि कार्निवोरस, और तीसरा है सर्वाहारी जंतु यानी कि ओमनिवोरस। यह किस प्रकार का भोजन जानवर ग्रहण करते हैं उसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। यदि हम शाकाहारी जंतुओं की बात करें, गाय, भेड़, बकरी आदि, तो यह मुख्य रूप से शाकाहारी जंतुओं में आते हैं। अब शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, तो ऐसे जानवर जो अपने भोज्य पदार्थ के रूप में केवल पादपों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वह केवल पादपों पे ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाय, भेड़, बकरी ये सब क्या खाते हैं, ये सब मुख्य रूप से कुछ पत्तियां खा लेंगे या फिर घास चर लेंगे, या फिर कभी कभी कुछ फल के छिलके उलके भी आप इन्हें दे दें तो वह खा लेंगे। यानी कि यह मांस का सेवन नहीं करते हैं, यह मुख्य रूप से शुद्ध शाकाहारी हैं। यदि हम बात करें मांसाहारी जानवरों की तो इसमें शेर, बाघ, चीता आदि आते हैं।
तो मांसाहारी जानवर किसे कहते हैं? मांसाहारी जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं किसी दूसरे जानवर पे, यानी कि यह मुख्य रूप से शिकारी होते हैं। यह अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं और दूसरे कमज़ोर जानवरों को मार कर खा जाते हैं। और जो तीसरा वैरायटी आती है वह है सर्वाहारी, जिसमें हम भी आते हैं। और सबसे पहले इसलिए मैंने लिखा है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, सभी के सभी कितने अजीब जानवर हैं और ये सर्वाहारी जंतुओं में गिने जाते हैं। यानी कि सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो किसी एक चीज़ पे न निर्भर होकर वह दोनों चीज़ों पे निर्भर रह सकते हैं। यानी कि वह पादपों का भी सेवन करते हैं भोजन के रूप में और वो मांस का यानी कि जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के रूप में। इसमें मनुष्य आते हैं। मनुष्य को आप जानते हैं, हालांकि कुछ मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या शुद्ध मांसाहारी भी होते हैं क्या? मुझे नहीं पता कि ऐसा, मुझे लगता है संभव नहीं है कि कोई मनुष्य ऐसा भी हो जो पूर्ण रूप से शुद्ध मांसाहारी हो, क्योंकि उन्हें पादपों पे निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि वह पसंद के अनुसार जानवरों के मांस का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो केवल शाकाहार का ही सेवन करते हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं इसके। हो सकता है कि उन्हें मांस का स्वाद पसंद ना आता हो, या फिर कुछ धार्मिक कारण हो सकते हैं, या फिर एक अंदर उठने वाला दया का भाव उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। तो यह अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे बहुत अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की अपनी पसंद है कि वह क्या खाते हैं, और भोजन कभी भी लोगों के चरित्र का निर्माण नहीं करती है। तो ये हमारा था क्लास 6 साइंस अध्याय फर्स्ट। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था। हो सकता है कि यह क्लास 6 का चैप्टर हो, बहुत हल्की फुल्की इसमें बातें बताई गई हों, इसलिए बहुत अधिक भटकाव भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास 6 है, हम लेकर चल रहे हैं जब सिलेबस को, तो बहुत ऊंची चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो चीज़ें और गहरी होती जाएंगी, तो हमें पढ़ने में आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा। भोजन एक बहुत ही जटिल समस्या है इस पूरे विश्व के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम आधारभूत आवश्यकताओं की बात करें मनुष्य की, तो उसमें सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान आता है। यानी कि सबसे आधारभूत आवश्यकताओं में मनुष्यों की रोटी ही शामिल है, यानी कि भोजन शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि भोजन हमारे लिए कितना महत्व रखता है। कपड़े हमारे पास नहीं हैं, मकान नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, एंड्रॉयड सेट्स नहीं हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम भौतिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यदि वो सभी चीज़ें मौजूद ना हो तो भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन भोजन एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो हमें ऊर्जा देता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में या फिर संतुलित भोजन मिल रहा है? ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भूखे सोते हैं, या फिर वह किसी तरह से सूखी रोटियां खाकर अपना पेट भर लेते हैं और किसी तरह से बस अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। वह कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं, उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है। तो इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए कि समाज में किस प्रकार से भोजन का बंटवारा हो, ताकि सभी इंसानों को कम से कम प्रथम आवश्यकता जो भोजन है, जो मौलिक आधार है जो भोजन, कम से कम वह उन्हें प्रोवाइड हो सके। हम कई बार बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब हम किसी ठेले पे कुछ खाते हैं तो वहाँ पे हमें कम पैसे में कम सामान मिलता है, यानी कि हमें बस इतना ही सामान मिलता है जिसे हम अकेले ही खा सकते हैं। हम खाते हैं, डस्टबिन में उसका जो भी बचा हुआ पदार्थ है फेंकते हैं और घर चले आते हैं। लेकिन हम कई बार जब बड़े होटलों या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, लगभग 4 या 5 गुने पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी अधिक होती है। अब इतना अधिक क्वांटिटी होता है कि शायद 1 या 2 आदमियों के लिए वह खा पाना मुश्किल होता है। हम थोड़ा बहुत खाते हैं और थोड़ा बहुत उसे वहीं छोड़कर चले आते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने उसके लिए पैसे दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई उस भोजन के लिए तरस रहा है। आपके बाहर हो सकता है कोई सड़क पे लेटा हुआ व्यक्ति उस भोजन के लिए तरस रहा हो। तो यदि आप कभी भी होटल में जाएं और यदि बहुत मात्रा में आप खाना मंगा लिए हैं, तो उन्हें देखिए, अब होटलों का ये नियम होता है कि वो अलग बाउल में आपको सभी चीज़ें परोसते हैं और एक थाली ला के देते हैं आपको।
तो आप बाउल से निकाल कर उसे साफ तौर पे मतलब अलग रख के भी खा सकते हैं उसे, ताकि वह जूठा ना हो। यदि वो बच जा रहा है तो आप होटल वालों या फिर रेस्टोरेंट वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। वह आप घर पे लाकर खुद उसका सेवन कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को वह बांट सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा ही। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे इतना ज़्यादा भोजन केवल कचड़े के रूप में फेंक दिया जाता है, जिससे बहुत सारे गरीबों का पेट भर सकता था। लेकिन हमें इस चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भोजन हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता है। भोजन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे भोजन करेंगे तो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बर्थडे के लिए 2 केक लाते हैं, एक तो खाने के लिए और दूसरा मुंह पर पोतने के लिए। यह एक प्रकार का अपराध है। जब आप जानते हैं कि आपके बगल में कोई आदमी ऐसा भूखा है जो सूखी रोटी के लिए तरस रहा है, तब आप केक को अपने मुंह पे मलें, तो यह एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा। यह समाज में एक गंभीर अपराध है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।